नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। सबसे पहले आइए ब्रेकिंग बुलेटिन में बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में क्या सेना का राज अब है? सवाल बड़ा है। क्या कोई साजिश है? सवाल यह भी बड़ा है। दरअसल नेपाली सेना ने अपने हाथ में अब देश की कमान ले ली है। क्या पहले से ही सोची समझी एक साजिश या प्लान था? क्योंकि सेना प्रमुख ने जो कहा था उसके बाद वही हुआ। इस्तीफा नेपाल के प्रधानमंत्री को देना पड़ा। नेपाली सेना ने पूरे देश में अब कर्फ्यू लागू कर दिया है। अब किया है, पहले नहीं किया था। शाम 5 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू सेना अब लगा रही है और शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। नागरिकों से सहयोग की अपील भी की जा रही है। कुछ लोग अभी भी घुसपैठ जरूर कर रहे हैं। कल स्थिति की समीक्षा की जाएगी, ये बात कही गई है। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है नेपाल से आप देख सकते हैं। इस समय नेपाल में प्रदर्शनकारी अभी भी सड़कों पर हैं और नेपाल की सेना अब अपने हाथ में कंट्रोल लिए बैठी है और ऐसा लग रहा है कि मानो नेपाल की सरकार ही वहाँ की सेना हो। और तस्वीरों में कुछ प्रदर्शनकारी नेपाली सेना के अधिकारी और जवान नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर बातचीत चल रही है। सेना के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप चाहते थे वो हो गया, आप घर जाइए। और अब लोकतंत्र की बहाली आने वाले वक्त में कब होगी, सवाल बड़ा है। इसके अलावा ये भी सवाल है कि अब आगे क्या होगा। नेपाल में अब इस देश का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि मौजूदा राजनेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, सबको निशाना बनाया गया। करप्शन की भेंट चढ़ गया नेपाल, ये आरोप लगाया गया। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट था, क्या ये प्रोटेस्ट करप्शन के खिलाफ था, मौजूदा सरकार के खिलाफ था, राजनीति के खिलाफ था, या फिर सोशल मीडिया बैन करने के खिलाफ था? बहुत से कारण हैं। दरअसल अब गिनेंगे तो 5 से 7 वजह आपको दिखाई देंगी। नेपाल में जो जेनजी का प्रदर्शन था, यानी कि युवाओं की भागीदारी इसमें सबसे ज़्यादा थी। अब हालात आपके सामने हैं। कर्फ्यू लगाने की बात सेना की तरफ से कही गई है और सेना ही कह रही है कि अब हालात को कंट्रोल में हमें करना पड़ेगा। और आखिरकार अगले उपराष्ट्रपति का नतीजा सामने आया। कल राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अब उनके शपथ लेने के कार्यक्रम का इंतजार है। सीपी राधा कृष्णन देश के उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार राधा कृष्णन को 452 वोट मिले हैं। इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। राधा कृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 60 सांसद हैं। शिरोमणि अकाली दल ने वोट नहीं डाला और वोट नहीं डाला तो उसके बाद जो नतीजा आया उससे उनके वोट डालने न डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राधा कृष्णन को बहुत ज़्यादा अंतर से जीत मिली है। पीएम मोदी ने बधाई दी है। अब जल्द ही बताया जा रहा है कि अगले 2 से 4 दिनों में उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलवाएंगे। All have to work together. Keep India. We have to develop Viksit Bharat by 2047 means we should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. I will, in the new capacity, I will try my best for the development of this nation. In democracy, yes, ruling party as well as opposition, both are important. It is the two sides of the same coin. The interest of the democracy will be taken into account. मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. देखिए, जो आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जिस मार्जिन से दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा के एमपीज ने वोट देकर के जिताया है, ये देश के लिए,
हमारा संविधान के लिए, भारत का भविष्य के लिए एक अच्छा लक्षण है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी का चुनाव ये अपने मन से, अंतरात्मा से, फ्री एंड फेयर और सीक्रेसी में वोटिंग होता है। इसमें कोई दबाव काम नहीं करता है, टोटली सीक्रेट वोटिंग होता है। और अपोजिशन पार्टी के भी कई एमपीज ने आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जो वोट दिए हैं, इससे पता चलता है कि सारा एमपीज ने अंतरात्मा से वोट दे करके और हमारा जितना संख्या है एनडीए के, उस संख्या से भी कई ज़्यादा वोट दे करके आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जिताया है। के सामने कोई चुनौती नहीं थी, फिर भी इतने सारे विपक्ष के सांसदों ने इनको समर्थन दिया डॉक्टर श्री सीपी राधाकृष्णन जी को। ये फिर एक बार दर्शाता है कि देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, देश आगे बढ़ना चाहता है, देश नकारात्मक सोच को ठुकराकर सकारात्मक राजनीति, विकास की राजनीति, प्रगति की राजनीति, शुद्ध राजनीति में विश्वास करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सीपी राधाकृष्णन जी को, उनको देश के उपराष्ट्रपति बनने पे हमारी दिल्ली की ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत सुंदर लोकतंत्र की जीत है और आनंद। और चुनाव आयोग की बड़ी बैठक की बात करते हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक अभी जारी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है। दरअसल आने वाले वक्त में जहां जहां विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर एसआईआर को कैसे लागू किया जाए, ये सवाल है। ऐसे में चर्चा एसआईआर के मुद्दे पर ज़्यादा ही हो रही होगी, क्योंकि एसआईआर एक ऐसा मसला है जिस पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब आने वाले वक्त में इसमें कुछ संशोधन होता है। सवाल बड़ा है, क्योंकि वोटर्स के साथ जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है, और सीधे वोटर्स के साथ। एक आतंकी है जिसका नाम है अशर दानिश, जिसे गिरफ्तार किया गया है। राज्य से खबर आई है, आईएसआईएस आतंकी है अशर दानिश, जो गिरफ्तार हो चुका है। इस्लाम नगर से आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस, झारखंड एटीएस, रांची पुलिस की तरफ से ऑपरेशन चला गया। दिल्ली में मामले भी दर्ज हैं और ये वांटेड था। आखिरकार ये पकड़ा गया है। अब इससे पूछताछ होगी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे कर सकता है। आईएसआईएस का मॉड्यूल क्या है, कब से ये देश के खिलाफ साजिशें रच रहा है, कब से ये सब कुछ कर रहा है, और इन्हीं सवालों के बीच अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि आतंकी अशर दानिश क्या कबूलनामा करता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अहम बैठकों की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की आज कई बैठकें हैं। इसके अलावा स्टेट प्रगति प्रोजेक्ट को लेकर भी बैठक करेंगे। 100 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट पर भी चर्चा होगी। सीएम नायब सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। खरीद के संबंध में भी बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठकें करने जा रहे हैं, और इस बैठक को लेकर जो भी अपडेट आएगा, खबरें अभी तक आप तक जरूर पहुंचाएगा। अब बात करते हैं उस पंजाब की जो मुश्किलों में घिरा हुआ है और हरियाणा मददगार बन रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बार फिर से पंजाब के लिए राहत सामग्री भेजी। इससे पहले पंचकुला में हमने देखा, कल ही बीजेपी की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई थी और 21 राहत सामग्री के वाहनों को रवाना किया गया। दुख की इस घड़ी में पंजाब के साथ हरियाणा खड़ा है, ये मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कहा गया। आइए सुनवाते उनकी तरफ से इन तस्वीरों के बाद क्या कहा गया। मैं लगातार मिलता रहा हूँ और हमने हर संभव कोई भी इफेक्टेड इस बरसात, इस भारी आपदा के अंदर हुआ है, उसको हम हेल्प करने का काम निरंतर हम कर रहे हैं। हर तरीके से साहब आज यहाँ राहत सामग्री भेजी जा रही है कुरुक्षेत्र पे। स्टेट प्रगति बोर्ड की जो बैठक है उसमें क्या कुछ जो होगा, 100 करोड़ रुपए का जो बजट रखा है? देखिए, वो बैठक के अंदर तो उसकी विकास की गति को तेज करने के लिए और क्या क्या विकास के कार्य आगे चलने हैं, क्या क्या विकास के कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, उसको लेकर के चर्चा होती है। और वो बैठक है अभी 11 साढ़े 11 बजे, उस बैठक के अंदर मैं रहूँगा। और राहत सामग्री भेजी, राहत सामग्री हम यहाँ से, मैंने कहा है कि लगातार हमारे
जिला प्रदेश से ये राहत सामग्री लगातार जा रही है और इसमें आज यहाँ से 20 ट्रक ये और जा रहे हैं। लगातार अलग अलग पंजाब के प्रभावित जिलों में, जो बाढ़ से प्रभावित जिले उनमें भेजे हैं, चाहे दाल है, चावल है, पीने का पानी है, अचार है, रस है, दवाइयाँ हैं, जो मेडिकल किट भी बना करके हमने भेजी है, तिरपाल है, मच्छरदानी है, पशुओं के लिए हरा चारा है, चोकर है, तूड़ी है। ये लगभग हमने वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना हो, हम लगातार उनकी तक हेल्प पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं और बार पर सियासत भी चल रही है, काफ़ी तेज़ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही जमकर घिरा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पंजाब को अकेले छोड़ दिया है और पंजाब को छोड़कर राहुल गांधी विदेश चले गए हैं। और सीएम सैनी ने पंजाब के सीएम मान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को राम भरोसे छोड़ दिया गया। भाई एक बात बताऊं मैं, कांग्रेस वाले तो बाज बूझ गए, भाई नहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और इसकी तो इतनी ट्रोल कर रखी पंजाब के लोगों ने, कहा जी मेरे पास तो इतना पैसा है, कहा मैंने तो जरूरत तो नहीं है मांगने की। भगवंत मान की ट्रोल हो रही है ना, बहुत ट्रोल हो रही है मीडिया के ऊपर, इतनी ट्रोल हो रही है। कहा मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है। और आपके सामने भाई नहीं तो नहीं जरूरत है, हाल चाल तो पूछ ले जाएगा। केजरीवाल दिल्ली में बैठ गया, फिर आप उसके बारे में पता, मैं हाल चाल भी पूछने गया था। मैंने कहा भी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, मैं गया था पूछने के लिए। भाई आज पंजाब के लोगों के ऊपर बड़ी विपदा आई है। इस दुख की घड़ी में हम उनके बीच में होने चाहिए, हमारा दायित्व है, हमें मुंह नहीं छिपाना चाहिए। केजरीवाल का क्या है, केजरीवाल तो घर में जाकर बैठ गया। अरे भुगत तो पंजाब के लोग रहे हैं ना, वो इस प्रकार का नहीं। और कांग्रेस कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही है? घूम रहा राहुल गांधी विदेश में, ऐसा नहीं कर। अब बात करते हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार की। उनसे खास बातचीत की गई है। खबरें अभी तक की तरफ से कृष्णलाल पंवार ने कहा, सेवा पखवाड़ा प्रदेश के सभी गांवों में मनाया जाएगा। गांव में कई तरह के अभियान चलाए जाएंगे। काफी गांवों को सौगात भी मिलेगी। बाढ़ प्रभावितों को भी राहत दी जाएगी। इसको लेकर जिम्मेदारी भी लगाई गई है। आइए सुनवाते हैं खास बातचीत। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार से बातचीत की है। सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। सेवा पखवाड़ा प्रदेश भर की तमाम ग्राम पंचायतों में मनाया जाएगा। इसको लेकर हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार साहब ने एक बैठक भी ली थी। इस वक्त खुद कृष्णलाल पंवार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने कल एक बड़ी बैठक भी ली थी पंचायत महकमे की, जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक ग्राम पंचायतों में पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या तैयारियां डिपार्टमेंट की या ग्राम पंचायतों की है? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस से लेकर के 2 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है, महात्मा गांधी जी की जयंती है। पार्टी ने, नायब सैनी सरकार ने, नायब सैनी जी ने फैसला लिया कि सभी डिपार्टमेंट अलग अलग अपने अपने विभाग के काम करेंगे। तो मैंने कल पंचायत के डायरेक्टर और सभी अधिकारियों की बैठक ली थी। उसमें हमने जो जो काम करने हैं उसमें हमने लगभग अब खाका तैयार किया है। मोटे तौर पर बता देता हूँ कि ग्राम पंचायत की तरफ से हमने 75 नई व्यायामशालाओं का हम उद्घाटन कराएंगे, 75 नए इंडोर जिम का उद्घाटन कराएंगे और 75 गाँव की या इससे भी ज़्यादा खेत खलिहान की सड़कों का उद्घाटन कराएंगे, जो मेरा विभाग खेत खलिहान काम करता है। 75 नई महिला सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कराएंगे और 225 नई स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। और इसके साथ जो मेरा RD रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो भी स्वच्छता का पूरा काम करेगा। लगभग हमारे 75 गांव में हम जो काम करेंगे उसमें
डेट वाइज भी हमने विवरण दिया है। 17 तारीख को उसमें नालियों की सफाई करेंगे, जिसमें 18 तारीख को सड़कों की सफाई करेंगे, 19 तारीख को सामुदायिक शौचालय परिसरों की सफाई कराएंगे 75 गांव, सभी 75 गांव के अंदर, और 20 तारीख को कचरा संवेदनशील सतलों को सफाई कराएंगे, 21 तारीख को ग्राम सचिवालय पंचायत घरों की सफाई कराएंगे, 22 तारीख को धार्मिक स्थलों की सफाई कराएंगे। कल बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई थी, सीएम साहब, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम आप बड़े नेता मौजूद रहे। नेताओं की जिम्मेदारियां लगाई गई, मंत्रियों की, विधायकों की, पार्टी के तमाम नेताओं की, कि जहां जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है सारे नेता फील्ड में रहे, लोगों के बीच में रहे, लोगों की मदद करें। सभी नेताओं की ड्यूटी लगाई है। हम जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करें। इसलिए हरियाणा प्रदेश के लोगों को और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई है उसके लिए कम सैकड़ों जो ट्रक सामानों का राहत को उसके लिए उनके लिए वहाँ पर भेजा, जो खाने का सामान है, कपड़ा है। और मुख्यमंत्री उदारता दिखाते हुए 5 करोड़ की चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से हिमाचल प्रदेश, जम्मू और पंजाब को भेजने का काम किया। एक आखिरी सवाल कर लेता हूं सर, कल उपराष्ट्रपति चुनाव थे, एनडीए के उम्मीदवार भारी वोटों से जीत गए हैं। विपक्ष पहले उम्मीद कर रहा था कि एनडीए की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन क्रॉस वोटिंग तो इंडिया गठबंधन में देखने को मिली, और इस जीत पर को कैसे देखते हैं? इसलिए पूरा देश एक बात को समझता है कि आज देश सुरक्षित है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, और हमारा उपराष्ट्रपति का जो हमारा जो जीत हुई है वो पूरे देश की जीत है, क्योंकि देश चाहता है, क्योंकि राज्यसभा या लोकसभा में कानून बनते हैं, अच्छा वहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा, इसलिए जो उपराष्ट्रपति जी आए हैं बहुत काबिल हैं। इसलिए सभी जो राज्यसभा के मेंबर हैं उन्हें अंतरात्मा से वोट दी है, इसलिए विपक्ष के लोगों ने भी क्रॉसिंग करके उनको वोट दी है। जिन सांसदों ने क्रॉसिंग करके वोट दी है उनका विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, देखिए पवार साहब की तरफ से कहीं ना कहीं कहा जा गया है कि जो तमाम सांसदों की तरफ से एनडीए उम्मीदवार को वोट दिए गए उपराष्ट्रपति चुनाव में, उसके लिए पवार साहब धन्यवाद जता रहे हैं। वहीं सेवा पखवाड़ा को लेकर पंचायत महकमे की तरफ से बड़ी पुख्ता तैयारी की गई है। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़। और घग्गर से हालात कैसे खराब है, आइए ब्रेकिंग बुलेटिन में आगे बात करते हैं। सिरसा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर गांव गुड़िया खेड़ा में हालात ज़्यादा ठीक नहीं। ढानियों तक यहां पर घग्गर का पानी पहुंच चुका है। ढानियों में बने हैं मकान और यहां पर क्षतिग्रस्त भी हो रहे हैं मकान। ढानियों में जो मकान है, यानी कि 20 घर लगभग हैं, वहां पर पानी घुसा है। गांव गुड़िया खेड़ा में अब पानी निकासी की कोई भी सुविधा नहीं है। पानी में 800 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग भी की है कि जल्द से जल्द मुआवजा भी दिया जाए। अब ऐसे में हालात कैसे बने हुए हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। इन हालातों के बीच लोगों को अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। स्थिति तो बड़ी क्रिटिकल है। ड्रेन में ज़्यादा पानी आने की वजह से हमने बहुत ज़्यादा मिट्टी डाली, प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया, लेकिन पानी है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा आ गया, टूट गया। तकरीबन 800 एकड़ भूमि गुड़िया खेड़ा की है ना, 800 एकड़ में फसल डूब गई और तकरीबन 20 ढाणी है वो डूब चुकी है। बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। फसल का आप सामने दिखा दो, ये सर्दी शुरू होगी, ये 2-4 दिन में अगर धूप आई ना सारी सड़ जाएगी। और प्रशासन का सहयोग अच्छा है। आज उपायुक्त महोदय आए थे, वो भी आश्वासन दे के गए हैं भी अगले साल है ना ड्रेन के बर्म है इनको मजबूत करवा देंगे और आगे लिफ्ट सिस्टम करवा देंगे इस पानी की निकासी का। और पानी और टूटरों पानी भरा हो गया। अच्छा इन अंदर है कि शुरू के अंदर गाँव का भी बहुत मेहनत करी है, बिंग बाद सहयोग प्रशासन भी माने दियो है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा आ गया, बिंग के कारण आ टूट गई, ओवरफ्लो हो गई, टूट गई। कितना नुकसान है? कम दिए 1500 किलो कम से कम है। घरों में भी ढाणी है जी, 20-30 ढाणियाँ है, 15 तो यही है ब्याग लिए कि ज्योति मल्होत्रा को अब पेश होने के लिए फिर से कहा गया है। दरअसल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पेशी है आज। ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में 11वीं पेशी होगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप था और ऐसे में
गिरफ्तारी हुई तो आगे बात बढ़ी है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन उस चार्जशीट में कई गंभीर बातें हैं ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ। क्या वो चार्जशीट पुलिस के लिए मददगार साबित होगी, या फिर उसमें जिस तरीके से डिफॉल्ट बेल भी ज्योति मल्होत्रा की वकील की तरफ से लगाई गई थी उसका फायदा ज्योति को होगा? देखने वाली बात है। पिछली सुनवाई टली थी, लेकिन अब सुनवाई फिर से होगी, तो फिर इस मामले में अपडेट क्या आता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। पथराव करने पर गिरफ्तारी हुई। जहां गुड़गांव में डीटीपी टीम गई और उस पर पथराव हुआ। मामला काफी गंभीर था। इस पथराव मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 6 नामजद और अन्य पर मामला दर्ज हुआ है। अवैध निर्माण तोड़ने गई थी ये टीम, डीटीपी की टीम जो कि यहां पर मौजूद थी, उन पर हमला किया गया। 8 सितंबर को इस टीम पर पथराव की खबर आई। मानेसर के काकरोला गांव की वारदात है। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। कई लोग ऐसे जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर के बाद अब कार्रवाई भी पुलिस ने की है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और मेयर के पति का भी नाम सामने आ रहा है। अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, देखने वाली बात है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए एक ड्राइव चलाई गई थी। तो उस ड्राइव के दौरान कुछ लोगों के द्वारा आकर के टीम से हाथापाई की गई और इस हाथापाई के दौरान उनके द्वारा कुछ वहाँ पत्थर चलाए गए, जिसमें कि कुछ लोगों को चोटें भी आई है। तो इसमें संबंधित विभाग के द्वारा पुलिस को रिटन कंप्लेंट फाइल की गई थी और उस कंप्लेंट में कुछ लोगों को बाय नेम कराते हुए और उसके अलावा करीब अन्य 50-60 लोग थे जो कि अनआइडेंटिफाई उनके एज पर कंप्लेंट है, उनके अगेंस्ट उनके द्वारा शिकायत फाइल की गई थी। पुलिस के द्वारा संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी तुरंत ही। इसमें खिड़कीदोला पुलिस स्टेशन की टीम है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस मामले में एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में कुल मिलाकर के अभी तक 3 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। 3 जो अरेस्ट की अक्यूज हैं उनकी पहचान सत्यावीर, अजीत और तीसरा जो अक्यूज है रामावतार के रूप में हुई है। तीनों ही स्थायी रूप से काकरोला के रहने वाले हैं। इंटरोगेशन के दौरान मालूम हुआ है कि इन लोगों के द्वारा वहाँ जो लोग उपस्थित थे उनको टीम के ऊपर हमला करने के लिए और सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुँचाने के लिए उकसाया गया था। तीनों को ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। और अब बात करते हैं एसीबी की बड़ी कार्रवाई की। फरीदाबाद बीडीपीओ पूजा शर्मा को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। बीडीपीओ पूजा शर्मा के साथ एक ठेकेदार भी गिरफ्तार हुआ। विकास कार्यों के नाम पर कम से कम 30 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है। 2022 में मुंजेड़ी में 2 महीने में ये पैसे निकाले गए और ये खाते से 30 करोड़ रुपए जो निकाले गए हैं इसका हिसाब किताब कहाँ है ये पूछा गया। जांच चल रही थी 3 साल से लगभग। और जो ये बीडीपीओ है इस पर आरोप ये कि इसने रिश्वत ली है। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कार्रवाई अभी जारी भी है और गिरफ्तारी अब जाकर हुई है। बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी इस मामले में और भी हो सकती है। पुलिस और बदमाश आमने सामने हुए हैं। करनाल से खबर है, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। कोराली गांव के पास मुठभेड़ हुई है। वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये बदमाश। फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। बदमाशों ने उचाना में फायरिंग की थी और इस मामले में पुलिस को इनकी तलाश लगातार थी। शराब के ठेके पर भी इनकी तरफ से जो फायरिंग की गई थी इसके बाद से पुलिस इन आरोपियों की तलाश में इधर से उधर छापेमारी कर रही थी और आखिरकार इनकी धरपकड़ की गई। इन्होंने फायरिंग करने का प्रयास किया और उसके बाद पुलिस ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई की और आज ये पुलिस की पकड़ में भी है और अस्पताल में भी। पिता और बेटी ने सुसाइड कर लिया, लेकिन अलग अलग विवाद इन दोनों से जुड़ा हुआ था। पंचकुला से मामला सामने आया है। पहले बेटी ने खुदकुशी कर ली क्योंकि एक विवाद एलसीडी को लेकर हुआ था और फिर पिता ने भी जब अपनी बेटी की सुसाइड की खबर देखी और ये महसूस हुआ कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है तो आहत होकर फिर पिता भी गया और उसने भी आत्महत्या कर ली। स्टेडियम के बाहर पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी की गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उस पिता का शव। एक अनियंत्रित बस पलटी है। टिहरी नेशनल हाईवे खाड़ी चंबा के पास ये हादसा हुआ है और यहाँ पर जब बस पलटी है इसके बाद जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा था कि कितना नुकसान हुआ है। नगड़ी के पास अनियंत्रित होकर बस पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। 12 से 13 लोग घायल हैं। चंबा से ऋषिकेश जा रही थी बस। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अफरा तफरी का माहौल हो गया था कुछ समय के लिए और उसके बाद आखिरकार राहत बचाव के लिए भी वहाँ पर टीमें पहुँची।